हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सुनील कुमार एंड 3 फरवरी का हम न्यूज़पेपर कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले इंडिया यूएसए ट्रेड डील के बारे में जानेंगे। 16वां फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, इसके बारे में जानेंगे। बोइंग ड्रीम लाइनर जो फेल हुआ था प्लस पीएसएलवी जो फेल हुआ था उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। वेटलैंड्स डे के बारे में जानेंगे। कुछ नेशनल अपडेट्स हैं। ये पेन्नैयार वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। एंड इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में जानेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। देखो, कल रात को 12 बजे मोदी ने ट्वीट किया और बोला कि मोदी ने नहीं, ट्रंप ने ट्वीट किया और बोला कि उसने मोदी से बात की है। प्लस फिर एक उन्होंने मैगजीन का कवर डाला। 2025 में 2 हेडलाइन क्रिएटर्स थे, जिसमें एक मोदी था, एक ट्रंप था। इस तरह का वो मैगजीन कवर था। उसके कुछ देर बाद ही इसने अनाउंस कर दिया कि मैंने ट्रेड डील कर लिया। इसके साथ फिर उन्होंने कुछ थोड़ी सी बकवास की। उसमें ये था कि इंडिया ने प्रॉमिस कर दिया है कि दे विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया। ये इन्होंने अक्टूबर 2025 में भी ऐसा बोला था, पर ऐसा कुछ नहीं किया इंडिया ने। अभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट यस, एक बहुत ही डेस्परेट मूव में आके, क्योंकि यूएसए में ट्रंप इस समय बुरी तरह से घिरे हुए हैं एप्स्टीन फाइल्स के चलते, है ना। तो उसके चक्कर में दुनिया का ध्यान हटाने के लिए, प्लस इंडिया ईयू की ट्रेड डील हुई, यूएसए वाज अ सोर लूजर इन दैट, है ना, क्योंकि सबसे पीछे रह गया। तो उन्होंने आके डेस्परेशन में ये ट्रेड डील साइन की ओवर अ फ़ोन कॉल। मोदी ने फ़ोन कॉल नहीं किया, यूएस प्रेसिडेंट ने फ़ोन कॉल किया। इस बार मोदी ने उठा लिया और ये ट्रेड डील हो गई, है ना। तो इंडिया ने बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इनको जीरो कर दिया है। प्लस जो यूएसए ने अपने जो टैरिफ्स हैं वो 50% से घटा के कितने कर दिए, 18%। मैंने आपको बताया था 25% टैरिफ्स कैसे थे, रेसिप्रोकल थे। 25% टैरिफ कैसे थे, पेनल्टी थी जब हम रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहे थे। तो ये पेनल्टी तो बिल्कुल हटा दी गई है। प्लस ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे इनको 18% कर दिया गया है। बाकी की और कंट्रीज़ के मुकाबले में दिस इज़ फाइन। और कंट्रियों पे और ज़्यादा टैरिफ्स लगे हुए हैं। ओके, तो ये डील में साइन हुई है। प्लस नेक्स्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वाले आर्टिकल में क्या दे रखा है कि फ्रॉम कॉलिंग इंडिया, इंडिया को ये ट्रंप टैरिफ किंग के नाम से बुलाता था, है ना। 25% एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगाया था उसको 18% कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि इंडिया हैज़ अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ये फर्जी की बात है। मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया रशिया से भी ऑयल खरीदता रहेगा। प्लस जो वेनेजुएला से सस्ता ऑयल मिलेगा उसको भी इंडिया परचेस करेगा। जहाँ से इंडिया को फायदा होगा हम वहाँ से ऑयल परचेस करेंगे। राइट। प्लस जो नेक्स्ट हमने डील साइन की थी एलपीजी की यूएसए के साथ, 10% हम टोटल इंपोर्ट करेंगे ऑयल का, वो बात हुई है। प्लस एलपीजी गैस की भी हमने डील की थी, वो भी है। प्लस न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए भी साइन हुए हैं, जो शांति बिल हम लेके आए थे उसको भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। प्लस जीएम सर्टिफिकेट्स को लेके इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स जो आप भेजना चाहते हो उसको जीएम फ्री सर्टिफिकेट्स आपको हमें दिखाने पड़ेंगे, तभी हम चीज़ों को आने देंगे। मतलब कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ इंडिया में आ ही नहीं सकती है। ओके, तो ये हमारी एक तरह से नॉन टैरिफ बैरियर है, ये हमारे नॉन टैरिफ बैरियर। ऑलराइट, इसमें हमने टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन हमने वैसे ही रोक के रखा हुआ क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स एग्रीकल्चर में चाहते नहीं हैं। ठीक है कि नहीं। प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इवन 27% टैरिफ इंडिया। अच्छा, ये डेयरी प्रोडक्ट्स पे है एक तरह से। यहाँ पे अगर आप देखोगे 27% गुड्स, एप्पल, मेज़, वेजिटेबल ऑयल्स, ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इन पर ईयू वगैरह में और ज़्यादा लगे हुए हैं। जैसे आप देखोगे ना, अदर एशियन कंट्रीज 54% चाइना पे लगे हैं, 40% वियतनाम पे लगे हैं, 37% बांग्लादेश पे लगे हैं, 36% थाईलैंड पे लगे हैं। तो इंडिया पे 27% ही लगाए गए हैं। तो ये भी इतना कोई ख़राब बात नहीं है हमारे लिए, एग्रीकल्चरल के लिए। ठीक है कि नहीं। तो हम और कंट्रीज से मतलब फेवरेबली प्लेस्ड हैं। हमने ऐसा क्यों किया है, इसका मेन रीज़न ये है, जो हमारा जो यूएसए के साथ ट्रेड था, आप देख सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट पर मंथ 8 बिलियन के होने चाहिए। तो ये सस्टेनेबल इसी तरह से होना चाहिए था मंथली। लेकिन हमारे देखो अप्रैल से लेके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। अभी अक्टूबर में जाके थोड़े से बढ़े थे। प्लस जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, अब थोड़े से जाके बढ़े थे। तो ये जो प्रॉफिट का मार्जिन था, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमको कितना प्रॉफिट हुआ, $4 बिलियन का प्रॉफिट हुआ एक महीने में। यहाँ पे हमको $5 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, है ना। इस तरह से हर महीने हमको बिलियंस ऑफ डॉलर का जो प्रॉफिट था वो नैरो होता जा रहा था मंथली ऑन मंथली बेसिस पर। तो जो टैरिफ्स थे उसकी वजह से इंडिया को नुकसान तो जाहिर सी बात है हो ही रहा था। इसके लिए भी हमने ये ट्रेड डील साइन की है। प्लस ये वाला आर्टिकल क्या कहता है, ये देखो, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का ट्रेड दे रखा है। अगर हम देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स 2015 में $42 बिलियन हुआ करते थे। ये बढ़ के धीरे धीरे करके हमारा $86 बिलियन हो गए 2025 में। ठीक है कि नहीं। इंपोर्ट्स भी हमारे कंटिन्यूसली ग्रो किए हैं, लेकिन ये जो इंपोर्ट्स का ये वाला है, ओके, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट था, ओके, जो प्रॉफिट था उसका शेयर कंटिन्यूसली बढ़ता गया है। इसका ये जो प्रॉफिट है ये मंथली बेसिस का है ना। मंथली बेसिस पे जो प्रॉफिट है वो नैरो हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ओवरऑल देखो, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। $77 बिलियन के हमने एक्सपोर्ट किए थे, इस साल हमने $86 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए हैं। ठीक है कि नहीं। तो हमारा प्रॉफिट
बड़ा ही है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन ईयर ऑन जो मंथली बेसिस पे है ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब 2025 का ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो वो बढ़ा है, लेकिन मंथली मंथली जो प्रॉफिट का गैप था वो नैरो होता जा रहा था। हो सकता है कि 2026 में आके ये जो प्रॉफिट जो हमारा इंक्रीज हुआ है ये और कम हो जाता आगे चल के, नहीं समझे, क्योंकि जो टैरिफ्स का असर है वो 5-6 महीने में 7 महीने में ना दिखाई देके साल भर बाद दिखाई देता है। ओके, तो उसके लिए हमारे लिए ये ट्रेड डील करना बहुत अच्छा रहा है। एंड ये इन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया है कि ट्रंप ने कि इंडिया रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगा, ऐसी कोई बात होने नहीं वाली है, विल कीप ऑन बाइंग इट। इंडिया ने इसको डिनाई नहीं किया है, बट दैट्स फाइन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो ईयू के साथ हमने पैक्ट किया है, ये हमारा कंपल्सन नहीं था, हमारी ज़बरदस्ती या मजबूरी नहीं थी, हमने कंपेटेबल थे एक दूसरे के साथ, इसीलिए हमने इसको साइन किया है, ऐसी कुछ बात कही गई है यहाँ पे। हमारी कुछ शेयर्ड वैल्यूज़ हैं ईयू के साथ, जैसे हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में दोनों विश्वास करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड पे हम लोग बिलीव करते हैं। तो ट्रंप जो यूनिपोलर वर्ल्ड चाह रहे थे, यूएसए का डोमिनेंस, उसके अगेंस्ट हम खड़े थे, इसलिए भी हम साथ में थे। दोनों सेकुलरिज्म पर बिलीव करते हैं, प्लूरलिज्म पर बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी टॉलरेंस पर बिलीव करते हैं। ये तो हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। और प्लस हमने एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030 का भी साइन किया हुआ है। इसमें हमारे 5 पिलर्स पे हम लोग काम करेंगे, है ना, जिसमें पहला पिलर क्या है, प्रॉस्पेरिटी, एक दूसरे रीजन की हम लोग समृद्धि चाहेंगे। सेकंड पिलर है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे काम करेंगे। तीसरा पिलर हम डिफेंस पे काम करेंगे। चौथा पिलर कनेक्टिविटी जो आईमैक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिफ्थ पिलर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो ये जो शेयर्ड एजेंडा है हमारा 5 पिलर का, तो ये हमारे दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। ओके, तो बस इसमें ये बोला गया है एक कंक्लूजन में कि इंडिया और ईयू एक उन दो लवर्स की तरह थे कि उन्होंने अपना स्वीट टाइम लिया है, मतलब 2007 से हम ये ट्रेड डील की बात कर रहे हैं और 2026 में हम जाके कर पाएँ, तो दे हैव टेकन देयर स्वीट टाइम टू प्रपोज ईच अदर एंड मैरी टू टाई अ नॉट, नहीं समझे, शादी करने का। तो इस तरह से एक वो दिया गया है। नेक्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ 16th फाइनेंस कमीशन, ये तो ट्रेड डील की बातें हो गई सारी। 16th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रख दी है सामने। ओके, तो इसमें लार्ज सर्ज देखने को मिला है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम्स में। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पहले जो अनकंडीशनल ट्रांसफर्स देती थी वो कम देती थी, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा कर रही है। इस पर थोड़ी सी चिंता जताई गई है, और बाकी की चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कल वाले लेक्चर को आप सुन सकते हैं, और फिर से मैं रिपीट करूँगा कुछ कुछ चीज़ें। ये देखो, जो स्टेट का शेयर था डिविजिबल पूल में, उसको तो हमने सेम रखा है 41%। स्टेट की डिमांड थी कि हम इसको 50% बढ़ा के कर दो। जो नेट टैक्स प्रोसीड्स होते हैं उसमें से 41% स्टेट्स को जाना था। यही 15th फाइनेंस कमीशन में भी यही था, और 16th में भी हमने इसको सेम रखा है ना। स्टेट्स 50% चाह रहे थे, हमने उसका मना कर दिया है कि हम नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं। प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला है कि हमें जो मिसमैच होगा एक्सपेंडिचर में और हमको पैसा चाहिए होगा, टैक्स का लॉस होगा, उसका हम लोग क्या करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि तुम लोग रिकोर्स करो मार्केट बोरोइंग में, मतलब तुम जाओ मार्केट में और पैसा उठाओ और उससे अपना खर्चा चलाओ, ठीक है कि नहीं। प्लस 2 चेंजेस मैंने आपको बताए थे, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को खत्म कर दिया है, टैक्स एफर्ट को खत्म कर दिया है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की जगह पे हम लोग क्या लेके आए हैं, फॉरेस्ट कवर, और टैक्स एफर्ट की जगह पे क्या लेके आए हैं, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, है ना, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये लेके आए हैं। प्लस कुछ क्या कहते हैं, वेटेज में भी कुछ चेंजेस किए हैं, वो मैंने कल डिस्कस किए थे, वो आप जाके देख सकते हैं। प्लस ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इसने जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, देखो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है सेंट्रल से स्टेट्स में कितना पैसा आ रहा है, ये तो हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन, और स्टेट्स के बीच में किस तरह से डिवाइड होगा उसको बोलते हैं अपन लोग हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो इसका जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा ट्वीक किया है, जो वेटेज है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का अलग अलग कर दिया है, तो उसकी वजह से सदर्न स्टेट्स को फायदा हुआ है इस बार। तो 5 स्टेट हैं जो सदर्न स्टेट्स में काउंट की जाती हैं, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो आप देखोगे तो सारी स्टेट्स को एक बराबर फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ स्टेट को बहुत ज़्यादा हुआ है, तमिलनाडु को तो बहुत कम फायदा हुआ है। जो टोटल शेयर मिलता था तमिलनाडु को वो 4.079% मिलता था, वो बढ़ा के 4.097 कर दिया है ना, 0.018% का चेंज किया है। अगर इसको वैसे देखा जाए तो 0.004% ही बढ़ा है। इससे इसका अगर देखें कितना परसेंट बढ़ा है, ये 0.44% इंक्रीज़ हुआ है, नहीं समझे। तो तमिलनाडु का तो बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज़ हुआ लगभग, लेकिन हाँ केरला को बहुत ज़्यादा पैसा मिला है, ठीक है। प्लस कर्नाटक को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का 3-4% इंक्रीज़ हुआ है, नहीं समझे। तो सदर्न स्टेट्स का ओवरऑल अगर देखा जाए, ये तो इंडिविजुअल स्टेट का है, ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2% इंक्रीज़ हुआ है शेयर्स में, ठीक है कि नहीं। ये कहीं पे लिखा होगा, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ओवरऑल 2% इंक्रीज़ हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेट मी सी। ओवरऑल 2% इंक्रीज़ हुआ है, कहीं नहीं लिखा है, वी विल सी दैट, ओके। और प्लस 16th फाइनेंस कमीशन ने स्टेटस को मेंटेन करके रखा हुआ है फिस्कल फेडरलिज्म में। एक तरह से देखा जाए तो मतलब जो 41% डिवोल्यूशन था उतना ही रखा है। तो हम लोग, मैंने बताया था कि अभी इंटरनल वल्नरेबिलिटीज़ पे काम करेंगे रादर देन हम लोग अपना पैसा स्टेट्स पर लुटा दें, क्लियर है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम बात करें, फाइनेंस कमीशन ने अर्बन लोकल बॉडीज़ को पैसा ज़्यादा दिया है। देखो 2 तरह की लोकल बॉडीज़ होती हैं, एक होती है अर्बन लोकल बॉडीज़, एक होती है पंचायत, जिनको बोलते हैं रूरल लोकल बॉडीज़, ठीक है कि नहीं। तो आप देखोगे 10th फाइनेंस कमीशन का अगर आप देखो तो रूरल लोकल बॉडीज़ को 81% पैसा दिया जाता था। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है लोकल बॉडीज़ के लिए, है ना,
तो इसके लिए मतलब लोकल बॉडीज में भी कौन सी है, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत है। तो म्यूनिसिपैलिटी किसके लिए काम करती है, अर्बन के लिए, पंचायत रूरल के लिए काम करती है, गांव वगैरह के लिए। तो पहले जो फोकस किया जाता था, देखो वो रूरल पे कितना ज़्यादा फोकस था, ठीक है। 11वें फाइनेंस कमीशन में 80% पैसा रूरल को दिया गया, 12वें फाइनेंस कमीशन में 80% रूरल को दिया गया, 15वें में 64% रूरल को दिया गया, लेकिन 16 फाइनेंस कमीशन में रूरल को 55% दिया गया है और अर्बन का लगभग इक्वल शेयर कर दिया गया है। ये है UL20 के लिए। ओके, तो जो टोटल पैसा दिया जाना है 16वें फाइनेंस कमीशन में, मतलब 7,91,000 करोड़ 5 साल में देंगे ये अपन लोग, ठीक है। 7,91,493 करोड़ रुपए 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी। तो इसमें से 3.5 लाख करोड़ किसको जाने वाला है, UL20 को जाने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, लगभग 45% हो गया। बाकी का बचा हुआ कितना जो भी है वो किसको जाएगा, पंचायत को जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक इसका ध्यान दीजिए कि हम लोग अब अर्बनाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, जो रैपिड अर्बनाइजिंग हमारी नीड है इंडिया के टाउन्स की एंड सिटीज़ की। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है वो रूरल से शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे, अर्बनाइजेशन पे, है ना। तो जितनी भी डिमांड्स है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे टॉयलेट्स बनाने हो, चाहे रोड्स बनाने हो, चाहे हॉस्टल्स बनाने हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, इट डजेंट मैटर। तो मेन फोकस किस पे किया जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ये देखो, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ का कितना पैसा है, 3.5 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। ये टोटल है, ये टोटल लोकल गवर्नमेंट्स का है, इसमें अर्बन भी है प्लस रूरल भी है पंचायत में, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइनेंस कमीशन मैंने आपको फिर से बता दिया। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है, देखो जो सदर्न स्टेट्स को पहले 15 फाइनेंस कमीशन में जो पैसा दिया गया था टोटल, जैसे 100% बजट का पैसा है, ठीक है। इसमें से 41% किसको दिया जाता है, स्टेट्स को, ऑलराइट। इसको बोलते हैं नेट टैक्स प्रोसीड्स का डिवोल्यूशन। अब इस 41% में से जो 15.8% था वो 5 स्टेट्स को जाता था जो साउथ की थी, ऑलराइट। ये बढ़ के अब कितना हो गया, ये 17% हो गया। ये किसके हिसाब से था, फाइनेंस कमीशन 15 के हिसाब से। ये बढ़ के 17% हो गया है, फाइनेंस कमीशन 16 ने ऐसा कर दिया है, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, ऑलराइट। तो 17% हो गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो 11th फाइनेंस कमीशन था, 11th फाइनेंस कमीशन था, उसने बोला था कि 21% पैसा जाना चाहिए किसको, स्टेट्स को। तो ओवरऑल 11वें फाइनेंस कमीशन से तो कम हुआ है ये, है ना, लेकिन 15वें फाइनेंस कमीशन से पैसा बढ़ गया है, ठीक है कि नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 21.1% जो 11वें फाइनेंस कमीशन था उससे 15% हो गया था, कम होते होते 15वें फाइनेंस कमीशन में, और अब ये बढ़ के 17% हो गया। तो देखो आपको लग रहा होगा पहले 21% था, अब ये 15.8% हो गया, अब 17% हो गया। तो ये कम नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, ध्यान रखो, ये परसेंट में कम हुआ है, ऑलराइट। एब्सोल्यूट नंबर्स की अगर बात करते हैं लाख करोड़ में, तो ये इंक्रीज ही हुआ होगा, नहीं समझे, तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो PSLV जो अभी फेलियर हुआ था, हमने लॉन्च किया था, उसके लिए हमने एक्सटर्नल टीम एक इन्वॉल्व कर दिया है, जांच करो कि क्यों ये फेल हुआ है ना। PSLV C62 फेल हुआ था, ध्यान रखना इसको, PSLV C62, ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट हम बात कर लें, इस साल जो इसरो है 18 लॉन्च करेगा, जिसमें से 6 जो होंगे वो प्राइवेट उनको लेके जाएंगे सैटेलाइट्स को। अगले साल हमारे कुछ बड़े लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें जापान के साथ मिलकर हम लॉन्च करेंगे, USA के साथ और फ्रांस के साथ मिलकर चीज़ें लॉन्च करेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस 18 लॉन्च है, प्लस C62 हमारा फेलियर हुआ था, ये पता होनी चाहिए। प्लस जो बोइंग है 787, ये एयर इंडिया का हवाई जहाज उड़ के जा रहा था, इसमें जो फ्यूल है, फ्यूल स्विच वो ऑन था, ये डायरेक्टली मिड एयर में ही कैसा हो गया, ऑफ हो गया ऑटोमेटिक। यही सेम केस हुआ था जो गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ था, सेम केस वही हुआ था, ठीक है। तो इसका ब्लैक बॉक्स उठा के बोइंग वाले अपने यहाँ ले गए और उसमें ये कह दिया कि पायलट जो है, इंडिया का पायलट डिप्रेस्ड था और उसने सुसाइड करने के लिए एक्सीडेंट करवा दिया। जाहिर सी बात है, बोइंग कंपनी ने अपनी साख बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को या जिस किसी को भी कहो, न्यूज़पेपर मीडिया वालों को, सबको पैसा खिलाया होगा, 100% पैसा खिलाया होगा। एंड मैं मान ही नहीं सकता कि इंडिया का कोई बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है कि नहीं। डिप्रेशन इज़ नॉट एलियन टू अस, बट यस, डिप्रेशन जो फेनोमेना है वो वेस्टर्न सिविलाइज्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारी ज़िंदगी में इतना चकल्लस पहले से ही है कि हम लोग डिप्रेशन होने का हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है, नहीं समझे। यही सेम चीज़, अब देखो ये प्लेन क्रैश नहीं हो पाया, ठीक है कि नहीं, ये प्लेन क्रैश नहीं हो पाया, स्विच ऑटोमेटिक माल फंक्शन हो गया, अब ये पकड़े गए रंगे हाथ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बात को भी दबा दिया जाएगा, ऑलराइट। बस लेकिन हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कितने बड़े स्तर पर खेल होता है। जो एप्स्टीन फाइल है, इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो चीज़ें वो नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। एक सेकंड रुकना। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, आयुष मिनिस्ट्री ने इस बार बजट में हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ओपन करने वाले हैं 3, ठीक है कि नहीं। इनकी लोकेशन अभी फिक्स्ड नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भैया तुम अपने प्रपोजल्स दो कि कौन कौन चाहता है कि किन किन के यहाँ पे हम ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इस्टेब्लिश कर दें। तो ध्यान रखना, बजट में 3 है, 3 हमको इस्टेब्लिश करने हैं, राइट, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, वेटलैंड्स पर ये क्वेश्चन आया है,
ओके। ये आर्टिकल आया बहुत अच्छा है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा आर्टिकल है, चाहे आप जीएस 1 में, 3 में, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 2 में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये प्री के पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं कुछ, है ना। वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी इस बार की? वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, है ना, सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। तो हमारी कल्चरल हेरिटेज बहुत तगड़ी है, इसीलिए इस बार का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, इसका इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा वो है, ठीक है कि नहीं, योगदान है, आप मान के चलिए, मतलब रिलेवेंस है एक तरह से। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस दे रखी हैं, जैसे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में हम लोग ह्यूमन मेड टैंक्स यूज़ करते हैं, कुलम, कुलम बोलते हैं इनको, याद रखना इसको ना, कुलम। ओके, तो तमिलनाडु में वैसे भी टैंक वगैरह बनाए जाते हैं मंदिर वगैरह में, आपको पता होगा, कूडन कुलम और ये कुलम वो कुलम, तो इससे ही रिलेटेड है ये। केरला में जो शैलो वेल्स होते हैं, बहुत ही कम डेप्थ के कुएं खोदे जाते हैं, उनको कैनीज बोलते हैं, कैनी। ओके, इसका भी नाम याद रखिए। आंध्र प्रदेश में फिशिंग वगैरह करते हैं, ये सारी प्रैक्टिस आपको पता होंगी। प्लस अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो हमारे पास लीगल प्रोविजंस भी हैं वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, प्लस पॉलिटिकल पॉलिसी सपोर्ट भी है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ये हमारे पास, प्लस हमारे पास कोस्टल रेगुलेशन जोन्स फ्रेमवर्क भी है, प्लस इसमें वेटलैंड टाइमली ये फ्लो, ये तो बेकार की बात है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ आइडियाज़ इन्होंने दिए हैं कि हमको वेटलैंड्स को किस तरह से बचाना है। ये मेंस के आंसर में आप एज इट इज़ लिख सकते हो। पहला है, हमें नोटिफाई करना पड़ेगा सेफ्टी ऑफ वेटलैंड बाउंड्रीज, वेटलैंड के आसपास की बाउंड्रीज को हमें नोटिफाई करना पड़ेगा कि कितनी बाउंड्री में हम लोग कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। सेकंड है, ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर मीटिंग वेटलैंड्स, जितना भी मलमूत्र या जो भी वेस्ट आ रहा है इंडस्ट्री से, वो डायरेक्ट वेटलैंड में जाए न जाए, इससे पहले हमको उसको ट्रीट कर देना है। थर्ड है, हमको वेटलैंड के कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट करना है, मतलब बारिश होती है तो उस वेटलैंड में कहीं ना कहीं से पानी बह के आता होगा, तो जिस जिस रीजन से पानी बह के आ रहा है उसको हमें प्रोटेक्ट कर देना है। चौथा इन्होंने बताया है कि मेक कोस्टल एंड रिपेरियन वेटलैंड सेंट्रल टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो मतलब जो वेटलैंड है, जो कोस्टल एरियाज में वेटलैंड है, जैसे आपका सुंदरबन हो गया, है ना, मैंग्रोव्स वगैरह हो गए, कुछ लेक्स हैं चिल्का विल्का टाइप की, तो इनको डिजास्टर रिस्क से कम करने से जोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली जब स्टेट्स को लगेगा कि हाँ इस चीज़ से डिजास्टर कम हो रहा है, तो वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। पांचवा है, स्किल डेवलपमेंट करो और इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए जाएं, है ना। फिर उन्होंने बोला है एनपीसीए गाइडलाइंस बढ़ाओ, प्लस वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करो अच्छे से, ये सारी कहानियाँ बताइए। नेक्स्ट ये क्विज आई थी, इसको मैं बता देता हूँ। कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 2 फरवरी 1971, ये मैं बताया था रामसर में। ये सिटी कहाँ पर पड़ती है आपकी? ईरान में पड़ती है। इस बार की थीम मैंने बता दिया आपको। ओके, 3 टाइप ऑफ वेटलैंड्स होते हैं एज पर कन्वेंशन। एक होता है इनलैंड वेटलैंड, ये जरूरी है, ये लोगों को नहीं पता रहता है जनरली। इनलैंड वेटलैंड्स ये पढ़ेंगे, मतलब कहाँ पे पढ़ेंगे जी? अंदर, ठीक है। कोस्टल वेटलैंड्स ये पढ़ेंगे इस रीजन में। एक है ह्यूमन मेड वेटलैंड्स, ये अपन लोग खुदाई करके बना देते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट है, दिस कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर, पता है सबको, यूके यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत है। नंबर ऑफ साइट्स इन इंडिया अब 98 हो गई हैं, है ना। फर्स्ट 2 इंडियन साइट्स कौन सी थी? चिल्का एंड क्यूलादेव घाना नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है ना, और चिल्का सबको पता है उड़ीसा में है। एक फोटो दिया होगा, वो पटना बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे पड़ती है मैंने बताया था, ये इस बार ऐड हुई है, ध्यान रखना। एटा में पड़ती है और ये यूपी में, पटना बिहार वाला पटना नहीं है ये, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, हिमाचल प्रदेश में अभी कितना है फॉरेस्ट कवर? वो है 29.5%। इसको बढ़ा के कितना करने का टारगेट कर दिया गया है? 31% कर दिया गया है, 2030 तक करना है। तो स्टेट पीसीएस और यूपीएसआई में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, कई स्टेट्स में 2 चाइल्ड पॉलिसी है। तो ये हैदराबाद की बात कर रहे हैं अपन लोग, तेलंगाना की। तो वहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी ऐसा था कि कोई आदमी सरपंच नहीं बन पाएगा अगर उसके 2 बच्चों से ज़्यादा हैं तो उस आदमी के बीच में और उसके सरपंच की पोस्ट के बीच में उसके बच्चे आ गए, तो उसकी ट्विन डॉटर थी, उसमें से एक को मार दिया, नहीं समझे। तो इसको आप एज एन एग्जाम्पल और केस स्टडी आप यूज़ कर सकते हैं इसको एज महाराज। इस किस में है? मेरे हिसाब से ये करूर विलेज महाराष्ट्र के नांदेड़ में है, आई थिंक। हाँ सॉरी, तेलंगाना नहीं कहेंगे, ये हैदराबाद क्यों लिखा है, डोंट नो। ये महाराष्ट्र में हुआ है। आप इसको एज अ केस स्टडी आप यूज़ कर सकते हैं, गवर्नेंस, सोसाइटी, पॉलिटी, लोकल गवर्नेंस, किसी भी चीज़ में आप इसको एज अ वो यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट हेनियस क्राइम, समझ रहे हो। आपके लिए सरपंच की पोस्ट इतनी ज़्यादा जरूरी होगी कि आपने अपने बच्चों को जान से मार दिया, ठीक है। प्लस ये आदमी, इनकी शकल देख लो, पार्लियामेंट में बैठे थे राज्यसभा में, और सीपीएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट वाले ये भाषण दे रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी बचानी है। तो इन भाई साहब ने अपने पैर निकाल के रख दिए। ये बीजेपी के हैं, है ना, केरला के हैं, ये बीजेपी के एमपी हैं, राज्यसभा से चुन के भेजा इनको। मतलब इसको मनोनीत किया गया होगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इसने ये कहा कि 1994 में जब अटैक हुआ था कि तुम कम्युनिस्ट हो, तुम लोग बात कर रहे हो डेमोक्रेसी बचाने की, ये मेरे पैर रखे हैं, तुम लोगों ने मेरे पैर काटे थे, नहीं समझे। तो कम्युनिस्ट लोगों का मैं बताना चाहता हूँ कि ये है इनका असली चेहरा, ये उजागर कर दिया। इनका नाम है MP सी सदानंद मास्टर जी, ओके। नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं, ये है त्रिवेणी, ये एक त्रिवेणी इंस्टीट्यूट है, त्रिवेणी कला संगम। 75 साल पूरे हो गए हैं इसको, 1950 में इसको बनाया गया था, ये दिल्ली में पड़ता है, ऑलराइट। तो ये मतलब आर्ट्स वगैरह के लिए बहुत फेमस है, तो ये जगह पता होनी चाहिए कि त्रिवेणी इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है, त्रिवेणी कला संगम कहाँ पड़ता है। डांस, घुंघरू, ड्रामा, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ होती थी, राइट। जस्ट रिमेंबर दिस नेम।
प्राइवेट स्कूल का एक लॉ लेके आए थे दिल्ली दिल्ली में, है ना, दिल्ली गवर्नमेंट के कितना पैसा बढ़ाना है स्कूल की फ़ीस, जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बस इसमें एससी ने कॉशन किया है कि बहुत जल्दी इसका इम्प्लीमेंट मत कर देना, थोड़ा सा टाइमलाइंस को थोड़ा सा बढ़ाओ, है ना, क्योंकि देखो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। 5-5 हज़ार रुपये महीने, ये तो मैं कम बता रहा हूँ यार, 20-20 हज़ार रुपये भी है बहुत अच्छे स्कूलों की फ़ीस। 4 हज़ार तो मैं आपको मतलब जो बच्चे फर्स्ट क्लास में भी नहीं आए उनकी फ़ीस है, इस वेरी मच हाई। तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस का जो लॉ है, दिल्ली गवर्नमेंट को ये सलाह दी गई है कि इतनी जल्दी वो मत कर देना कि पब्लिक आउटरीच हो फिर तुमको वापस लेना पड़े। बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको नहीं जानते। प्लस ये व्हाट्सअप मैसेजेस की बात कर लेते हैं, मैं आपको बता दूं यूएस में एक केस फाइल कर दिया गया व्हाट्सअप के अगेंस्ट। उससे बोला है कि तुम यूजर्स के मैसेज पढ़ते हो, जो तुमने बोला है ना कि हमारा एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है वो फॉल्स है ना। और मेटा वाले जो कंपनी है वो हमारे मैसेज को पढ़ता है। बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब एक तरह से पीआईएल टाइप की फाइल की है, जिसमें हमारी एक इंडिया की भी अलका गौर, ये इंडिया से वो करती हैं, ठीक है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। प्लस में एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो जानने वाली है, वो इसने ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्हाट्सअप को बोला था कि तुमको फर्स्ट ऑरिजिनेटर, कोई भी मैसेज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो पहला मैसेज किसने ये भेजा था। एक तरह से जो फेक मैसेज, फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं, फेक मैसेज राइट्स करवाने वाले लोग हैं, उनको ट्रेस करने के लिए ये लाने की बात करी गई थी। ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स में इसको ला दिया गया था। तो इसकी वजह से मेटा वाले क्या पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच गए, हमारे सुप्रीम कोर्ट में, कह रहे हैं अरे ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हमसे कह रहे हैं कि आप अपना ब्रेक कर दो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, और जो पुट्टस्वामी जजमेंट है उसको भी ये ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। ये कहानी इन्होंने दी, ये केस अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। तो मुद्दा ये है कि अगर यूएसए का जो कोर्ट है वो व्हाट्सअप को गिल्टी मान लेता है, अगर ये पाया जाता है कि हाँ व्हाट्सअप तुम्हारे मैसेजेस पढ़ रहा है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन नहीं है, ओके, तो इस केस में ये व्हाट्सअप वाले यहाँ इंडिया में बुरी तरह से फंस जाएंगे। ओके, तो ये बात इसमें कही गई है। अभी जो फैसला आएगा उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बात कर दूँ, ये जो उत्तर प्रदेश में फार्मा कॉन्क्लेव हुआ है, मतलब यूपी में फार्मा क्लस्टर्स को बढ़ाने के लिए, है ना, तो लखनऊ में ही होगा भाई, यूपी में है तो एक आधी जगह है, लखनऊ में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया, यूपी के FSDA, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, प्लस इन्वेस्ट यूपी, इन लोगों ने मिलकर करवाया है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक को लेकर 2 बातें कही हैं। पहला ये कहा है कि इन्होंने वायलेंस को इंसाइट किया था, है ना। ये जेनजी का प्रोटेस्ट करवाना चाह रहे थे कि नेपाल का नाम ले लेके, ओ नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, इंडिया में भी कर दो। बांग्लादेश में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, इंडिया में भी कर दो। अरब स्प्रिंग्स ट्यूनीशिया में हुए थे प्रोटेस्ट, तुम इंडिया में भी कर दो। प्लस इन्होंने जो है बड़ी चतुराई से महात्मा गांधी को कोट किया अपनी स्पीचेज में, है ना, केयरफुली, मतलब ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे भाई साहब, तो इनको रगड़ दिया गया है, ठीक है कि नहीं। तो अभी ये जेल में ही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, ये कह रहे थे अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कि मैं तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था क्या, तो मतलब बेकार की बातें ये कर रहे थे। ओके, इस रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 12 स्टेट को इश्यू नोटिस कर दिया है एंटी कन्वर्जन लॉ, जो बीजेपी रूल स्टेट हैं। अगर आप देखोगे केवल इसको छोड़ दे हिमाचल प्रदेश को, ये पिछली गवर्नमेंट लेके आई थी इसको, उड़ीसा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आई हुई हैं। तो इसको रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट कि ये सही लॉज हैं या गलत लॉज हैं। इनको सही बात है, जब कन्वर्जन को रोक रहे हैं तो कौन जाएगा, तो जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं ये सबमिट करें हैं कि ये सरकारों ने गलत लॉ लेके आए हैं, हमें कन्वर्जन करने दो, नहीं समझे। तो ये पूरे देश को, जाहिर सी बात है, मतलब ये चाहते हैं गजवाए हिंद, क्रिश्चियन चाहते हैं पता नहीं क्या हिंद, और इट्स नॉनसेंस बेसिकली। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं इस पर बहुत अच्छा बोल सकता हूँ आई थिंक। प्लस हमने जो बजट लेके आए उसमें कस्टम ड्यूटीज़ को हमने कट कर दिया। तो निर्मला जी से पूछा गया कि तुमने ऐसा यूएस के दबाव में आके किया, तो इन्होंने बोला कि बकवास मत करो, यूएसए का कोई लेना देना नहीं है इससे। जाहिर सी बात अगर होगा भी तो वी विल नॉट एडमिट इट, हम जाके ये थोड़ी ना कह देंगे हाँ यूएसए की वजह से किया है, ठीक है कि नहीं। प्लस ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है अंडर आर्टिकल 21, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके, पिछले साल ही किया था। तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में अगर आप देखोगे तो 57% जो लड़कियां थी वो क्लीन मेथड्स यूज़ कर रही थी अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन यही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से कितना बढ़ के हो गया है, 77% हो गया है ना। तो इंप्रूवमेंट आया है ना। प्लस ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो डिपार्टमेंट है, स्वच्छ भारत अभियान है, इन सब ने भी डेवलप करी है कुछ गाइडलाइंस, है ना, हाइजीन मैनेजमेंट के लिए। प्लस एक द पैड प्रोजेक्ट करके, ये बहुत अच्छा लाइन है, इसको आप कंक्लूजन में आप यूज़ कर सकते हैं अगर मेरे में क्वेश्चन आएगा। अ पीरियड शुड एंड अ सेंटेंस, नॉट गर्ल्स एजुकेशन। जो पीरियड होता है ना, कुछ भी लिख रहे हैं जैसे ये है, इट शुड एंड अ सेंटेंस नॉट गर्ल्स एजुकेशन, है ना। तो बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है मेरे हिसाब से ना। नेक्स्ट एडेप्टिव टेस्टिंग की बात कर ले रहे हैं। इंडिया में एडेप्टिव टेस्टिंग होनी चाहिए। जनरली टेस्ट क्या होते हैं, एग्जाम कोई भी चल रहा होता है तो उसमें एग्जाम में ये होता है
कि एक ही टेस्ट पेपर रहता है सारे बच्चों के लिए, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, सेम मेथोडोलॉजी ऑफ टेस्टिंग। तो अडेप्टिव टेस्टिंग कैसी है कि बच्चे को सबको अलग अलग टेस्ट दो और ये सारे पेपर क्वेश्चंस किस में से होने चाहिए, सिलेबस में से होने चाहिए। ऑलराइट, सारे बच्चों को अलग अलग टेस्ट दो, है ना, और लेकिन विद इन सिलेबस दो और सबका इंडिविजुअल चेक करो परफॉर्मेंस। कोई गधा बच्चा उसको हल्का पेपर दे दो, तो ये इसको अडेप्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। तो इस पर डिबेट चल रही है, अगर आगे अगर इसको अडॉप्ट किया जाए तो वो आईआईटीज़ में और एनआईटीज़ में तो ये चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, है कि नहीं, लेकिन अभी इसको छोटे स्तर पर इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। प्लस महाराष्ट्र में ट्राइबल्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये लोग बस यही चाह रहे हैं कि हमारे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं हमको दे दिए जाएँ। महाराष्ट्र में कौन कौन सी ट्राइब में, भील भी हैं, गोंड भी हैं, और काटाकारी भी हैं, कटकारी, कोली भी हैं, और वारलीज भी हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। जो सीरिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी थी, आईएस के हेड को इन्होंने प्रेसिडेंट बना के यूएसए ने, उसमें अब इस्लामिक स्टेट मतलब बहुत तगड़ा अपना कब्जा जमाए ले रहे हैं। तो इजराइल के सिर के ऊपर एक और वो आके बैठ जाएगा, नहीं समझे, यहाँ पर सीरिया कहीं पड़ता है, तो यहाँ पर इस्लामिक स्टेट आ जाएगा, यहाँ पर आतंकवादी, यहाँ आतंकवादी, यहाँ आतंकवादी, सब तरफ से आतंकवादी आतंकवादी। तो बड़ी चिंता की बात है। राफा बॉर्डर मैंने आपको बता दिया है, 2 साल बाद ओपन कर दिया गया है, इजिप्ट और पैलेस्टाइन के बीच में है। जस्ट रिमेंबर दिस। और दुबई में देखो, एक फॉरेन फीमेल थी, लड़की थी, विदेश में थी बेचारी, तो मतलब अंग्रेजन थी वो, उससे पूछा गया कि दुनिया में सबसे घटिया जगह कौन सी है रहने के हिसाब से, तो उसने बोला था दुबई, है ना, जो यूएई है, दैट इज़ द वर्स्ट कंट्री टू लिव। उसने बोला ऐसा क्यों कह रहे हो, वहाँ तो इतनी अच्छी शहर है और इतने अच्छे बिल्डिंग्स हैं, साफ़ सफाई है, कोई क्राइम नहीं है। तो उसने यही बोला कि कोई क्राइम भले ही ना हो, जो लोग घूमने जा रहे हैं, पैसे वाले लोग जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए वहाँ खर्च करते हैं रहने में, घूमने में, फिरने में, तो उनकी तो ये लोग सेवा करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, आओ भगत करेंगे, बैठाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, है ना, पैर दबाएंगे, सारे काम ये लोग कर लेते हैं। बट जो लोग यहाँ वर्कर्स होते हैं ना, जो लोग जहाँ काम करने गए हुए होते हैं, उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। एक एक कमरे में 50-50 लोग हैं जेल की तरह, गर्मियों में काम कर रहे हैं, मतलब कूलर भी नहीं है ना, खाने के लिए चीज़ें नहीं है, लात मारते हैं, पूजा नहीं करने देते, पानी नहीं देते, गालियाँ देते हैं, मारते भी हैं लिटरली। तो उस लड़की ने बहुत सही सेंटेंस बोला था। अब यही है कि 14 हमारे माइग्रेंट्स हैं इंडिया के, झारखंड से हैं बेचारे, सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हैं कि हमको वापस बुला लो। अब बताओ कैसी बुरी हालत हो गई है, पैसे कमाने गए थे। फिदाइन अटैक, ये ऑपरेशन हेरोफ याद रखिएगा, ऑपरेशन हेरोफ या फिर ऑपरेशन ब्लैक स्टोर्म। इस समय जो ऑपरेशन चल रहा है वो हेरोफ 2 चल रहा है। ये बलूचिस्तान वाले जो BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये पाकिस्तान वालों को मार रहे हैं बुरी तरह से, ठीक है कि नहीं। तो बस इतना ही ज़रूरी है। हाँ, इसमें फिदाइन अटैक ये आप याद रखिएगा। तो एक जो चेंज देखने को मिला है फिदाइन अटैक्स में, वो ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस बार फीमेल्स को यूज़ किया है फिदाइन अटैक में। ये बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर देगा इंडिया के लिए। इंडिया में जितने भी मतलब सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं वो जनरली मेल देखे गए हैं अभी तक, ठीक है कि नहीं। तो मेल आदमी है तो उसको देख के पहचाना भी जा सकता है, सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बुरका उरका भी दूर से देखने में उनकी फिजिकल बनावट से समझ में आ जाता है कि आदमी है, आंखों वगैरह से, आईब्रोज से, हर चीज़ से देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर फीमेल फिदाइन अटैकर्स इंडिया में आ गई, है ना, औरतें अगर बम छाती पे बांध बांध के फटने लगी ना, इट विल क्रिएट अ ह्यूज इंटरनल सिक्योरिटी मैटर फॉर इंडिया। बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है इंडिया के लिए। तो मेरे हिसाब से बुर्के को बैन करना पड़ेगा कायदे से। नेक्स्ट बात करें, चाइना का मैंने आपको बताया था, ये भाई साहब बैठे हैं, ये चाइना की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, मैंने आपको बताया था 1+5, 6 लोग थे उसमें, 2 ही बचे हैं इस समय, तो सब गायब हो चुके हैं। और ये भाई साहब न्यूक्लियर सीक्रेट्स दे रहे थे उसको, ये नहीं मतलब सबकी शक्ल एक जैसी लगती है, कोई दूसरा रहा होगा ऐसी शक्ल का। तो ये अपनी स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं मिलिट्री को। मैं आपको बता दूँ, ऑल इज़ नॉट गुड इन चाइना ऑल्सो। प्लस ये देखो, इसकी मतलब जो कछुआ होता है ना, जो 300-400 साल जीते हैं, हम तो वही फैसला मानेंगे जो हमारी सरकार लेगी, बाहर में जाओ। ये पाकिस्तान क्रिकेट का कैप्टन है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, ये ग्रैमी अवार्ड्स हैं, इनकी जो सेरेमनी हुई थी लॉस एंजलिस में हुई थी, 68th ग्रैमी अवार्ड्स हैं। दलाई लामा को दिया गया है, बहुत सारे लोगों को दिया गया है। दलाई लामा का आप नाम याद रखिएगा, 90 साल की उम्र के बेचारे, ये ऑडियो बुक में बहुत अच्छा नरेशन करते थे, स्टोरी टेलिंग करते थे, उनके लिए इनको दिया गया है। और भी नाम है, जैसे केंड्रिक लमार, बैड बनी, बेली एलिश। अगर इनका नाम देखोगे तो देखो, बैड बनी को दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर के लिए, ठीक है। बेली एलिश को सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए, ओलिविया डीन को दिया गया न्यू आर्टिस्ट के नाम पर। बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रैमी अवार्ड्स में। एक आदमी ने ट्रंप को भी घसीटा, उसने बोला कि ट्रंप ग्रीनलैंड को क्यों खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक आइलैंड चाहिए ना भाई। एप्स्टीन वाला जो आइलैंड था वो तो बंद हो गया। ये सारी बातें हैं, पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। अल्कराज का मैंने आपको बता दिया, ये यंगेस्ट बंदे बन गए हैं, यंगेस्ट मैन बन गया है ये, चारों ग्रैंड स्लैम्स को जीतने वाला, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बल्डन और यूएसए, तो चारों को जीतने वाला। इससे पहले रफाइल नडाल जीता था 24 साल की उम्र में, ये बेचारा 22 साल की उम्र में ही जीत गया है, याद रखिएगा। अभी इस समय ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, AAO, ओके, रिमेंबर दिस नेम। नेक्स्ट, हाँ, ये मैंने इसलिए रख लिया है कि इंडिया और अरब की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, फॉरेन मिनिस्टर की, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में हुई है, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। और अरब लीग का मैं बता चुका हूँ 1-2 दिन पहले, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, बहुत लंबी हो गई है। आप टेलीग्राम पे जाइए, @news2notes सर्च करेंगे आप, है ना, न्यूज़ NEWS2 notes, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना इस यूट्यूब चैनल को भी और इस टेलीग्राम चैनल को भी, तो मैं ये PDF वहाँ भेज दूँगा। थैंक यू।